MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। कहते हैं कि जब ईंटें कमजोर हो तो दीवारें गिरने का बहाना ढूंढ लेती है और जब नीयत खोखली हो तो पुल खुद बिखर जाते हैं, क्योंकि अक्सर होता यही है। पहले रिबन कटता है, फिर फोटो खिंचती है, फिर तालियां बजती हैं और फिर पुल गिर जाता है और जिम्मेदारी हवा में उड़ जाती है। कोई सवाल पूछ ले तो कहेंगे कि यह तो हमारे साथ राजनीति हो रही है और अगर हम चुप रह गए तो लापरवाही अमर हो जाएगी। आज की घटना चीख चीख कर यह पूछ रही है कि अगर आज जबलपुर में कोई बड़ा हादसा हो जाता, अगर किसी बस के साथ या यात्री से भरी हुई गाड़ी के साथ यह मलबा गिर जाता, अगर किसी परिवार की सांसें वहीं थम जाती, किसी का कोई अपना मर जाता, तो क्या तब भी बयान जारी होते? इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में हम पूछेंगे कि कौन है जिम्मेदार, कहां है इसका ठेकेदार, कौन है इसका इंजीनियर, कौन है मंजूरी देने वाला अफसर, कहां है वो सिस्टम, वो अधिकारी जो काम पूरा हो गया ऐसा दिखाने के लिए जल्दी में काम सही है कि नहीं है इसकी जांच नहीं करता। कहां है वो अधिकारी? आप बताइए। 400 करोड़ का पुल, 400 करोड़ का पुल 4 सेकंड में गिर गया। मैं 4 सेकंड में स्वाहा हो गया ये पुल। आपको क्या लगता है कि ये पुल कैसे बनता है? पैसे से नहीं, ये पैसे से नहीं बनता है। ये बनता है हमारे आपके खून से, ये बनता है आम आदमी के पसीने से। और जब आम आदमी का पसीना निर्माण करके खड़ा करता है ना किसी भी चीज को, तो उम्मीद मजबूती की होती है, ना कि मलबे की। मध्य प्रदेश में कभी रोड 90 डिग्री का बन जाता है तो कभी पुल को भ्रष्टाचार खा जाता है। जब सरकार का निर्माण गिरता है ना साहब, तो सिर्फ गिरता है कंक्रीट नहीं, गिरता है सिस्टम का जमीन, गिरती है जवाबदेही, गिरता है जवाबदेही का ढांचा, गिरता है भरोसा। सवाल सीधा है कि 400 करोड़ का हिसाब कौन देगा? क्या डीपीआर ठीक नहीं थी? क्या क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुई थी? किस कंपनी को ठेका मिला था? क्या वो कंपनी अब तक ब्लैकलिस्ट की गई, ब्लैकलिस्ट होगी कि नहीं होगी? क्या किसी अफसर की जिम्मेदारी तय होगी या फिर फाइलों में जांच जारी है लिखकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा? मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है, भयानक भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा की सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं हो रहा है। 2, 4, 6 नहीं, पूरे 400 करोड़ की लागत से बना मध्य प्रदेश सरकार का ये वो कीर्तिमान है जो महज 4 साल में धराशायी हो गया। टूटा फूटा ये पुल उन दावों की सच्चाई है जो देश के बुनियादी ढांचे को ग्लोबल सरीखे का बताते हैं। मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पे 20 बलात्कार होते हैं, लगातार ब्रिज गिरते हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ये महज एक टूटा हुआ रेलवे ओवरब्रिज नहीं, बल्कि जनता की उस गाढ़ी कमाई का ध्वस्त हो चुका हिस्सा है जो जनता अपना पेट काट कर सरकार की जेब में डालती है। फिर भी जनता के टैक्स से बने पुल बार बार टूट रहे हैं। ये बहुत बुरा हुआ है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। प्लस मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए जिससे प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके, क्या चल रहा है, डेली की रिपोर्ट्स होना चाहिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना। जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर बने इस रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा ध्वस्त हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता का गुणगान करने वाली सरकारी सिस्टम को सांप सूंघ गया। लेकिन राष्ट्र पूछ रहा है, क्या पीडब्ल्यूडी के काम की गुणवत्ता की असलियत यही है? क्या पीडब्ल्यूडी 400 करोड़ खर्च कर भी सीमेंट और सरिया तक अच्छा नहीं लगा पाया? क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है? जनता की किसी को फिक्र नहीं है। एक ब्रिज 2 बार गिर जाते हैं, ये ब्रिज दूसरी बार गिरा है और जनता के गाढ़े कमाई की जो खून पसीने की कमाई है उसको इस पे लुटाया जा रहा है। अभी इतनी लागत से बना है ब्रिज, गिरना तो नहीं चाहिए। अब ये एमपी की सड़कें हमारी फिर भी बाकी स्टेटों के हिसाब से जैसे अपन देखते हैं
हिमाचल आप देख लें, आप उत्तर प्रदेश देख लें, तो फिर भी वहाँ के हिसाब से कुछ कमियां तो है हमारे इसमें। 400 करोड़ की लागत से करीब 4 साल पहले ये रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ था। दावा है कि ब्रिज का एक हिस्सा पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त था। क्षतिग्रस्त हिस्से को बंद कर दिया गया था, दूसरे हिस्से से आवाजाही जारी थी। लेकिन भ्रष्टाचार की मार को दूसरा हिस्सा भी कब तक झेलता? उस हिस्से ने भी टूटकर गिर जाने में ही भलाई समझी। 400 करोड़ का ब्रिज है, 3 साल भी चल नहीं पाया और एमपी के सड़कों की हालत तो हम सब देख ही रहे हैं कैसी है। रेलवे ओवरब्रिज बनाया लोक निर्माण विभाग ने। रखरखाव का जिम्मा मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास था, लेकिन दोनों ने मिलकर जनता के 400 करोड़ रुपए डुबो दिए। सरकार की नजर में जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई किस पर होगी, सरकार ही जानती है। इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया है और उसके साथ साथ जिसकी निगरानी में जिस इंजीनियर की, वो डीएम के लेवल का होगा या किसी और स्तर का होगा, जो भी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग विफलता की ये कोई पहली आत्मकथा नहीं है। भोपाल का 90 डिग्री कोण वाला ब्रिज तो आपको याद होगा, 18 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन 8 साल बाद भी पुल खोला नहीं जा सका क्योंकि पुल को बनाते वक्त पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों का दृष्टिकोण बिगड़ गया था। इसलिए इंजीनियरिंग विफलता की भुक्तभोगी अब जनता बन रही है। अब पीडब्ल्यूडी किस सिस्टम से निरीक्षण कराते हैं, क्या वो सिस्टम सही रिपोर्ट देता है, क्या वो जांच एजेंसी सही क्वालिफाई करती है, इस पे भी जांच का विषय पीडब्ल्यूडी को, मंत्री जी को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। 400 करोड़ का पुल बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ब्रिज गिरने की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों से 400 करोड़ की वसूली की जाएगी या फिर सरकारी सिस्टम की फाइलों में भ्रष्टाचार का मौसम गुलाबी ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यह खबर और यह रिपोर्ट बताने से पहले सवाल यह है कि क्या तालीम अब तकरार देने लगी है? क्या युवा किताबों की ऊर्जा पाएंगे कि केवल मुद्दा बनकर रह जाएंगे? किसी भी कॉलेज का धर्म क्या होना चाहिए, ज्ञान अर्जन या प्रदर्शन? यह चिंता का विषय है, क्योंकि जब छात्र भटकते हैं तो राष्ट्र भटकता है और जब छात्र पढ़ते हैं तो इतिहास बदलता है। लखनऊ के एक कॉलेज में छात्र नमाज की इजाजत मांग रहे हैं और उसी कैंपस में एक दूसरा गुट कह रहा है कि हमें तो हनुमान चालीसा पढ़ने दीजिए। मैं पूछता हूं कि क्या कॉलेज इबादतगाह बनेगा या प्रयोगशाला बनेगा? क्या बहस होगी करियर पर या कर्मकांड पर? क्या प्रोफेसर पढ़ाएंगे या परमिशन बांटते रहेंगे? कौन उकसा रहा है इन्हें? क्योंकि ये छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि धर्म निजी आस्था का मामला है? वो दिल में भी हो सकता है, हॉस्टल के कमरे में भी हो सकता है, घर की चौखट पर भी हो सकता है। लेकिन अगर हर समूह अपनी अपनी आस्था को सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल देगा, किसी को नमाज के लिए जगह चाहिए, किसी को चालीसा के लिए, तो कल कोई तीसरा गुट आएगा, उसे भी इसी चीज के लिए जगह चाहिए होगी। अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए जगह चाहिए होगी। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो क्या इन छात्रों ने वो नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है? अगर नहीं पढ़ा और नहीं सुना है तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जाहिल हैं। हमें आपको ये समझना होगा कि देश को डॉक्टर चाहिए, डिबेटर नहीं। देश को इंजीनियर चाहिए, इमोशनल इश्यूज नहीं चाहिए। देश को स्टार्टअप चाहिए, स्टार्टिंग झगड़ा नहीं चाहिए। हमें आपको ये संभल कर सोचना चाहिए कि कहीं हमारे बच्चों के कॉलेज में तालीम की जगह तकरार ने तो नहीं ले ली। इबादत भी जरूरी है, मगर वक्त की पहचान करो। कल देश संभालना है आपको। किताबों से पहले खुद को महान करो। कौन सी समिति बनाई, कौन सी कमेटी बनाई जिसने डिसाइड किया कि वो जर्जर है?
105 साल पहले जिस लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना शिक्षा को सर्वोपरि मानकर हुई थी, क्या वो यूनिवर्सिटी सियासी समीकरणों को साधने का साधन बन गई है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में सियासी अखाड़े खुल गए हैं, छात्र गुटों में बंटे हैं। कोई नमाज की बात कर रहा है तो कोई हनुमान चालीसा की। यूनिवर्सिटी में नारेबाजी है, हंगामा है, लेकिन शिक्षा नदारद। नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में विवाद और हंगामे की शुरुआत यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित लाल बरादरी इमारत में नमाज को लेकर हुई थी। छात्रों का आरोप है कि लाल बरादरी इमारत में रेनोवेशन के नाम पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ताला लगा दिया है। इमारत में लंबे समय से नमाज पढ़ी जाती रही है। कल एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के विरोध में कुछ लोग बैठे थे, जिनसे क्या नाम आज कुल सचिव कार्यालय में उनके पक्ष की वार्तालाप हुई है और अपना वो पक्ष अपना रखे। इसी के घटना के विरोध में कुछ विद्यार्थी लोग आज आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसको हम लोग करेंगे। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कौन सी समिति बनाई, कौन सी कमेटी बनाई जिसने डिसाइड किया कि वो जर्जर है? उससे ज़्यादा पीछे जर्जर है पीएमपी पार्क की तरफ। उधर तो कोई फेंसिंग नहीं है इनकी, उधर करते पहले। और फिर सोचिए रमजान पाक का महीना होता है और उस समय आप जर्जर देख रहे हैं, उससे पहले जर्जर देखते सोचिए यहाँ भगवत ये मोहन भागवत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए और अगले ही दिन ये कृत्य हो गया। ये संघ को और सरकार को खुश करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ये सब घिनौने कृत्य कर रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक गुट की मांग है कि लाल बरादरी का ताला खोला जाए ताकि शिक्षक और छात्र वहां नमाज पढ़ सके, तो दूसरा गुट यूनिवर्सिटी में सुंदरकांड की इजाजत मांग रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी की जिस लाल बरादरी इमारत को लेकर हंगामा हो रहा है, प्रशासन उसे हेरिटेज स्ट्रक्चर और जर्जर इमारत बता रहा है। लाल बरादरी के रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 22 फरवरी को लाल बरादरी इमारत के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले में साजिश की बू आ रही है। प्रोटेस्ट है उसको लगातार जारी रखेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, गेट में अंदर ताला लगा दिया, कॉलेज का प्रशासन है वो अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। इनकी सिर्फ यही डिमांड है कि इनकी नमाज का वक्त हो रहा है, जो नमाज है उसके पहले ही इनको जगह दी जाए, या तो इनको कोई दूसरी जगह वहाँ पर दी जाए जहाँ पर ये अपनी नमाज को अदा कर सके और जो रोज़ा इफ्तार है वो कर सके। वहीं आपको दूसरी ओर एक तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ देखिए इस गेट के हमारे बाईं तरफ देखिए, जहाँ प्रशासन भी भारी मात्रा में खड़ा है, मौजूद है, और साफ तौर पर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि कॉलेज में किसी तरह का जो धार्मिक कार्यक्रम है वो नहीं होने देंगे। यूनिवर्सिटी के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रशासन पर भड़के छात्रों ने यूनिवर्सिटी में लगी बैरिकेडिंग भी गिरा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करें। नाम है टाइसन। न कोई वोट बैंक है, न कोई जात, न कोई धर्म, बस एक ही पहचान, वफादारी और वतन परस्ती। आतंकियों की गोलियां भी कुछ नहीं कर पाई। घायल हुआ लेकिन पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे पता था उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक कैनाइन ने देश हित में अपना खून बहाया। रिमाउंड एंड वेटनरी कोड, जिसमें सेना में कुछ ऐसे जंतुओं को, कुछ ऐसे जानवरों को, कुछ ऐसे लोगों का योगदान लिया जाता है जो बेजुबान, वो भी हमारे देश में जिम्मेदारियों के लिए इतने तत्पर हैं। और इसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं आतंक के नाम पर। सोचिए, जिसे हम जानवर कहते हैं वो राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा गया, और जिसे हम इंसान कहते हैं वो कभी कभी आतंक के लिए भी तर्क ढूंढता है। कहावत है कि वफादारी नस्ल से नहीं, नीयत से पहचानी जाती है। टाइसन ने आज आईना दिखाया है। देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर का किया गया पोस्ट नहीं है। देशभक्ति सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं है। देशभक्ति जिम्मेदारी है। टाइसन बोल नहीं सकता है, लेकिन उसका खून पूछ रहा है कि क्या राष्ट्रहित में हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्योंकि वतन सिर्फ जमीन का नहीं, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता वतन।
वतन एक एहसास होता है और उस एहसास की रक्षा में हम सबका योगदान समर्पण के साथ होना चाहिए। जो जहां जिस स्तर पर है, जिस परिस्थिति में है, जिस पद पर है, जिस पेशे में है, योगदान समर्पण के साथ होना चाहिए। टायसन से मिला हमें यह सबक है। ये भारतीय सेना का वो बब्बर शेर टायसन है जो अपने पंजों से आतंकियों के जबड़ों को चीर देता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चले सेना के ऑपरेशन 83 में धुरंधर टायसन ने जो बहादुरी दिखाई, उसका कायल पूरा देश हो गया। किश्तवाड़ में जब आतंकियों से भारतीय सेना के जवान लोहा ले रहे थे, जब दोनों तरफ से गोलियां गूंज रही थी, तब भारतीय सेना का धुरंधर टायसन अपनी बहादुरी का परिचय दे रहा था। All the resources which were available to all of us, all were employed in a joint and integrated manner, from a dog to a drone. And what you see, the success you see today, is actually the reflection of the strength of our unity of efforts. जब सेना किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रही थी, तब सेना का ये बब्बर शेर टायसन गोली खाकर भी आतंकियों के ठिकानों की जानकारी जवानों तक पहुंचा रहा था। किश्तवाड़ के हीरो टायसन के पैर में आतंकियों की गोली लगी, लेकिन चोटिल होने के बाद भी टायसन कर्तव्य की राह पर डटा रहा। Without suffering any casualty, any harm to any of our troops, except for the brave dog Tyson, who actually initiated the operation, and that is how collectively we could conclude that operation. दरअसल जब सुरक्षा बल आतंकियों के करीब पहुंचे तो टायसन को आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए आगे भेजा गया। जैसे ही टायसन आतंकियों के करीब पहुंचा, उन्होंने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें टायसन घायल हो गया। सेना का बहादुर टायसन एक बेल्जियन मैलिनोइस नस्ल का डॉग है। ये वही नस्ल है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सील टीम ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए किया था। टायसन भारतीय सेना की असॉल्ट डॉग यूनिट का हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ट्रेन किया गया है। टायसन की फुर्ती, सूंघने की तीव्र क्षमता और निडरता जबरदस्त है। टायसन ने ही मारे गए तीनों जैश आतंकियों की लोकेशन ट्रेस की थी। पिछले 365 दिनों में सेना ने जैश के 7 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकी आदिल, मोया, फरमान, सैफुल्लाह और पाशा मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को समझ लेना चाहिए, भारत की तरफ आंख उठाओगे तो बहादुर टायसन भी उन आंखों को नोचने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप जानते हैं कि समाज में संत का स्थान क्या है? संत की पहचान सिर्फ भगवा वस्त्र नहीं है, संत सिर्फ मठ और मंच नहीं है, संत समाज की आत्मा है। हमारे धर्मग्रंथ साफ कहते हैं, संत का अर्थ है सत्य का साधक। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक कहता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रं करुणा एवच निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख शमि। इसका हिंदी में मतलब है कि जो किसी भी द्वेष से नहीं करता, किसी से द्वेष जो नहीं करता, सबका मित्र होता है, सब पर करुणा रखता है, ममता और अहंकार से मुक्त होता है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त है, वही संत है। यानी संत का पहला धर्म द्वेष नहीं, करुणा, अहंकार नहीं, विनम्रता, विभाजन नहीं, समरसता है। संत के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज को शांति देना, दिशा देना, चरित्र गढ़ना। क्योंकि संत अगर संयम खो दे तो समाज संतुलन खो देता है। संत का सम्मान इसलिए है क्योंकि वो चरित्र गढ़ता है, और जब चरित्र नहीं तो फिर सम्मान किस बात का? इसी सम्मान पर सवाल है। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वर आनंद पर एफआईआर हो गई, जांच चल रही है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो धर्म को मानने वाले हैं,
धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। और संस्कृत का श्लोक भी है, यतो धर्मः ततो जयः। हिंदी में इसका मतलब है कि जहां धर्म है वहीं विजय है। और देश यही देखना चाहता है कि धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हिंदी में इसका मतलब है कि दूसरों का भला करने जैसा कोई भी धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म यही है। और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई पाप भी नहीं है। और ये पाप जिन पर आरोप लगे हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं, ये पंक्तियां दोनों पर लागू होती हैं। संत को सिर्फ वाणी से नहीं, आचरण से भी संत होना चाहिए। बच्चों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना पक्ष रखने और खुद को सही साबित करने के लिए वकीलों की पूरी फौज उतार दी है। इस सरकार का जो शासन करने का तरीका है, आप चुप रहेंगे तो आप अच्छे हैं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। जिसने मुकदमा दर्ज करा है वो सरकार के साथ है, तो इस समय बहुत अच्छा है। शंकराचार्य के खिलाफ एक फॉल्स एप्लीकेशन लगाते हुए आखिर ये समय ला दिया है कि ऐसे चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। ये काशी के लिए काफ़ी शर्मिंदगी है और सनातन इसका तगड़ा जवाब भाजपा सरकार को देने जा रहा है। प्रयागराज के झूसी थाने में पुलिस ने यौन शोषण केस की जांच तेज कर दी है। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी को किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस ने घटनास्थल पर पूरा साइट प्लान बना लिया है। माघ मेले में जहां अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर था, वहां पुलिस निरीक्षण कर चुकी है। गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में क्या क्या होता था, क्या बच्चों का यौन शोषण हुआ, ये तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर फिलहाल यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग ठीक नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज यौन शोषण के मामले को लेकर संत समाज भी बचा हुआ है। साधु संत ही अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य वाली पदवी पर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान समय में ज्योतिष पीठ में कोई शंकराचार्य नहीं है। वहाँ 50 साल से मुकदमा चल रहा है और परंपरागत जो व्यवस्था है उसके तहत वहाँ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं। राष्ट्र सर्वोपरि में वक्त हो चुका है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कल फिर इसी वक्त पर फिर होगी मुलाकात। हम आपसे जुड़ी मुद्दे और आपसे जुड़ी खबरें लेकर इसी समय पर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH